हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। हमारी क्लास रेगुलर रहती है रोज रोज सुबह 7 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल एट द एयरफोर्स हेडक्वार्टर? ऑप्शन आपके पास राहुल सचदेवा, जीएस बेदी, मोहन अग्रवाल या फिर अनिल कुमार सिंह। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे हुआ करती है, इसको आप देखना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जीएस बेदी जी। एयर मार्शल जीएस बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने उन्हें जो है 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित इनको किया गया। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिल्म्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द डफ एंड फिल्म्स, a brand valuation company who has got a first position in the list of the India's biggest celebrity. विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान या फिर आलिया भट्ट? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी है जिसका नाम है डफ एंड फिल्म्स। डफ एंड फिल्म्स, डफ एंड फिल्म्स ये क्या करती है? ये सेलिब्रिटी के बारे में रैंकिंग दिया करती है ब्रांड के अनुसार। जो आपकी ब्रांड वैल्यू है, जितना आप कमा रहे हो, जिस ब्रांड से कमा रहे हो, उसके हिसाब से कितना आपको पे किया जा रहा है, इसके हिसाब से बताती है सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में भारत की तरफ से किसको चुना गया है। चलिए इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली सबसे पैसे वाले हैं। विराट कोहली, क्रिकेटर विराट कोहली को 23.70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है। लगातार 4 साल लगातार ये टॉप पे रह गए हैं मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी, 23.70 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार है और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह है। तो अक्षय कुमार जो कि मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह हैं। दीपिका पादुकोण के पति, हस्बैंड। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिल्म्स ने ये जानकारी दी कि इस लिस्ट में 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान जो है वो चौथे नंबर पर है। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फेमस हिस्टोरियन हैज डाइड एट एज ऑफ 81? द्विजेंद्र नारायण झा, राहुल सचदेवा, गोपाल भारद्वाज या फिर मोहित झा? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है द्विजेंद्र नारायण झा। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रोफेसर डीएन झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषता हासिल है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर इनकी विशिष्टता है। इस पर इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं और ये इसके बारे में बहुत गहन गूढ़ रहस्य या गूढ़ बातें जानकारी रखा करते हैं। डीएन झा ने राम मंदिर विवाद को लेकर भी एक रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात को पूरी तरह से नकार दिया था। इनका कहने का मतलब ये था कि जो मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर जो अभी फिलहाल है, उसके नीचे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। जैसा कि जो बाबरी मस्जिद के जो कोर्ट में जिन्हें पिटिशंस लगाई है, और बोल सकते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स वाले हैं, उन्होंने जो पिटिशन लगाई थी कि मंदिर के नीचे मस्जिद थी,
और मस्जिद थी और उस मस्जिद को तोड़ दिया गया है। ये बातें जो विवाद चल रहा था उसको लेकर यहाँ पे इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके नीचे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। चलिए, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑफ द गोवर्धन योजना? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, राज्य शक्ति मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय या फिर कोयला मंत्रालय? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? चलिए इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन पॉलिसी पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों एवं जैव कचरे का प्रबंधन करना है और किसानों की आय बढ़ाना है। तो सीधी बात यहाँ पे है कि किसानों को मनाया जा रहा है, उनको पूरी तरह से खुश किया जा रहा है, क्योंकि वही अभी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा विवाद लंबा चला जा रहा है, लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है। किसान अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मैं किसानों के साथ ही हूँ। तो यहाँ पे किसान जो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार का अपना रवैया है, सरकार अपने बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, ये जो हम कृषि बिल जो लेकर आए हैं ये सभी किसानों के हित में है, सभी लोगों के हित में है, परंतु किसानों में और सरकार में कुछ विरोधाभास हो रहा है। इसी वजह से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन इतना ज्यादा अब बढ़ चुका है कि इसकी जो गूंज है वो अमेरिका तक सुनाई देने लगी है। और अभी हाल ही में एक और आपको चीज बता दूं कि ब्रिटिश संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की बात करी गई है कि ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और चर्चा करी जाएगी कि भाई ये जो भारत में जो अभी स्थितियां चल रही हैं ये किस हिसाब से चल रही है। और आपको एक और चीज बता दूं कि अमेरिका ने इस बात पर टिप्पणी भी की है कि भारत में लोगों के लोकतांत्रिक जो हक हैं उन पर कटाक्ष किया जा रहा है, उन पर बोलना चाहिए कि हथियार चलाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? What percentage of the repo rate has been retained by the RBI in bi-monthly meeting of the Monetary Policy Committee on 5th February 2021? 5%, 3%, 7% या फिर 4%? चलिए इसका आंसर दीजिए कौन में। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? जितना पहले था उतना ही रखा गया है। चलिए इसका आंसर है 4%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जो है वो 4% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 10.5% रखने का अनुमान भी जताया और साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दूं, चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य जो है संशोधित करके 5.2% कर दिया गया है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल तक के लिए बढ़ा दी है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन यूएस एक्सटेंडेड द न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल ट्रीटी न्यू स्टार्ट विद रशिया? ऑप्शन आपके पास 4 साल, 1 साल, 5 साल या फिर 7 साल। चलिए इसका आंसर दीजिए कौन में। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल तक के लिए बढ़ा दी है? चलिए इसका आंसर है 5 साल। अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडारण को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए एक समझौता किया था, जिसके तहत यहाँ पे हम ना तो हथियार बनाएंगे ना आप बनाओगे, दोनों हम शांत बैठे रहेंगे, ना हम कंपटीशन में है ना आप कंपटीशन में हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये ऐसा रहता है तो एक जो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि मैंने परमाणु बम बनाया, फिर उससे ज्यादा ताकतवर रशिया बनाएगा, फिर उससे ज्यादा ताकतवर फिर अमेरिका बनाएगा, तो ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो अल्टीमेटली इससे नुकसान ही होना है, क्योंकि दो महाशक्तियां जब आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं विवाद को लेकर तो नुकसान होता है। तो इन दोनों ने मिलकर एक काम किया कि भाई ना हम ये काम करेंगे ना आप ये काम करिए, हम लोग दोनों मिलकर इस बात को सुलझाते हैं। परमाणु आयुध समझौते की अवधि जो है 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की
होड़ में रोक लगाना है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कंपटीशन में रोक लगाना है। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसका हिंदी में ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों की कमी में लाने तथा उनकी सीमित करने के संबंधी में एक संधि है। ये संधि जो है 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी, उसके बाद की 5 साल के लिए बढ़ा दी गई थी और फिर अभी अगेन फिर से 5 साल के लिए ये बढ़ा दी गई। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी विद द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो नेपाल तो वही हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा गजनवी मतलब कोई मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए, इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में और देख लेते हैं। 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इस 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर ये नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण जो है वो दिन और रात दोनों मोड में किया जा सकता है। इसके पहले परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ में शाहीन 2 का नवंबर में किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेंडनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेंडनिटी डे is celebrated on which of the following days? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 4 फरवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देते चलिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है वो 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, मान्यताओं, सहिष्णुताओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। दूसरा, कोविड-19 वैक्सीन शॉट भारत में किस दिन किस तारीख से लगाया जाएगा? द सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन शॉट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द डेट ऑफ इंडिया? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है 13 फरवरी। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक जो है वो 13 फरवरी 2021 से स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि लगभग 97% लोग जो है जिनको वैक्सीन लग चुकी है और ये इस वैक्सीन से संतुष्ट हैं। हाल ही में पृथ्वी पर जेरोसाइट किस स्थान पर पाया गया? रिसेंटली इन विच प्लेस ऑफ द अर्थ जेरोसाइट हैज बीन फाउंड? अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? चलिए इसका आंसर दीजिए। जेरोसाइट क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में निकाले गए बर्फ के टुकड़ों में से जेरोसाइट को पाया गया है। अब ये जेरोसाइट होता क्या है इसको भी देख लेते हैं। जेरोसाइट एक जली सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड फेरिक एसिड है। कहने का मतलब इट्स अ बेसिक हाइड्रस सल्फेट ऑफ द पोटेशियम एंड फेरिक आयन F3 एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है। और साथ ही साथ में ये जो है कहाँ मिलता है? सल्फेट मिनरल्स में मिलता है। और ये ऑक्सीडेशन आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से जो खनिज बना करते हैं उनके अंदर से ये मिलता है, ये पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी जो क्लास है रोज़ सुबह 7 बजे होती है। प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू।